हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले लेक्चरों में जो हमने पढ़ा था एक बार क्विक रिवीजन उसका करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, मैं सेक्शन भी बार बार रिवाइज कराता रहूँगा आपको, जिससे आपको कंटेस्ट हो जाए वो सेक्शन। क्योंकि सेक्शन का जहाँ तक सवाल है डायरेक्ट नंबर नहीं है सी इंटरमीडिएट लेवल पर भी, लेकिन इनडायरेक्ट इनका बहुत यूज है। अगर सेक्शन आपको याद रहते हैं तो उस केस में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो सेक्शन 1 जैसा कि मैंने बताया था कि तीन चीज़ें लिखी होती हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में होता है कि शॉर्ट टाइटल, यानी कि एक्ट का नाम जिसे हम कहते हैं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरी चीज़ होती है डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो ये 1 अप्रैल 1962 है। और तीसरी चीज़ होती है कहाँ कहाँ ये पर लगेगा ये। तो ये पूरे भारतवर्ष पर एक समान रूप से लागू है हमारा इनकम टैक्स। दूसरा जो सेक्शन होता है वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जो डेफिनेशन है वो तो हमारी जो भी इनकम टैक्स की जर्नी रहेगी साथ के साथ कवर हम लोग करेंगे। जिस जिस चैप्टर में जो डेफिनेशन काम की होगी वो हम साथ के साथ कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी डेफिनेशन मैं अभी आपको करा के चलूँगा, लेकिन हाँ 3 डेफिनेशन ज़रूर मैंने कराई थी आपको। एक तो प्रीवियस ईयर की, तो फटाफट बताइए कि प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, फटाफट बताइए प्रीवियस ईयर कौन सा है। हाँ तो 2021 है सर हमारा प्रीवियस ईयर। 2021 का मतलब क्या है कि जो 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि कोरोना काल से स्टार्ट हुआ था हमारा, और 31 मार्च 21 को ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा असेसमेंट ईयर क्या है सर हमारा। असेसमेंट ईयर फटाफट बताइए कि बच्चों क्या है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर है, फटाफट बताइए, असेसमेंट ईयर है 2021-22, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 21 को 22 को ये क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। सर प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या है। असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में गिवन है, और वो कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 9, असेसमेंट ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन कमिंग 31 मार्च। लेकिन इस डेफिनेशन से ये नहीं पता लगता, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हर एक फाइनेंशियल ईयर अपना क्या है, असेसमेंट ईयर होता है। लेकिन हमारा जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, सीए इंटरमीडिएट में हमारे जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए क्या लगेगा, सीएस एग्जीक्यूटिव में जो हमारी आने वाली परीक्षा है उसके लिए क्या लगेगा, और बीकॉम जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं तो उनके लिए भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसमें पता होता है हमारे लिए कि हमारे जो आने वाला एग्ज़ाम है जो हम देने जा रहे हैं उसके लिए हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है। तो मैं सभी को बता दूं कि चाहे आप सी इंटरमीडिएट में, चाहे आने वाले सी एस एग्जीक्यूटिव में हैं, चाहे आप बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, तो असेसमेंट ईयर जो है 21-22 है। 21-22 का मतलब है कि 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 22 को ये समाप्त हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 में गिवन है, लेकिन सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन है वो क्या है, फटाफट बताइए। सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन है वो क्या है, फटाफट सोचिए, क्विक क्विक क्विक। सर सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन है वो है प्रीवियस ईयर मीन्स ईयर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 34, यानी कि प्रीवियस ईयर में अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसने टाल दिया है कि जैसा भी सेक्शन 2 क्लॉज 34 कहेगा वही प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हम लोग मान लेंगे। तो सोचिए कि सेक्शन 2 क्लॉज 34 में क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज 34 में है प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि वो फाइनेंशियल ईयर जो आपके रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से पहले आता है वो प्रीवियस ईयर के रूप में जाना जाएगा। और हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है, हमने तय कर लिया कि हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है 21-22, तो उससे जस्ट पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2021 इज आवर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, किस इनकम के लिए होता है, जो इनकम हम फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है,
प्रीवियस ईयर के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो इनकम हम 2021 में अर्न करेंगे, 2021 मतलब है कि 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक जो भी इनकम हम लोग अर्न करेंगे वो हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा हमारा असेसमेंट ईयर में। एक्सेप्शन भी है प्रीवियस ईयर की, तो मैंने आपको बताया था, एक एक्सेप्शन मैंने बता दी थी। इन केस ऑफ ए न्यूली स्टार्टअप बिजनेस और ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम केम इनटू एग्जिस्टेंस, फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन द न्यू बिजनेस इज बीइंग सेट अप और ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड विल एंड ऑन कमिंग 31 मार्च। तो जो भी हमारा पहली बार जब हम नया सोर्स ऑफ इनकम कमाना शुरू करते हैं या पहली बार जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहला जो प्रीवियस ईयर है उस डेट से होता है और अगली 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रीवियस ईयर की जहां तक बात है। लेकिन आने वाला जो प्रीवियस ईयर होगा उन इनकम के लिए भी जो पहली बार स्टार्ट हुए हैं, आने वाला प्रीवियस ईयर ऑलवेज क्या होगा, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को ही खत्म होगा। इसके बाद सेक्शन 4 था। सेक्शन 4 में चार्जिंग सेक्शन था इनकम टैक्स एक्ट का। उसमें कुछ कीवर्ड्स थे, एक आत्मा दी हुई थी इनकम टैक्स की कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर हम लोग इंडिया में इनकम टैक्स लगाएंगे। ये कुछ बेसिक कंडीशन थी। इन इंडिया इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन एवरी पर्सन। इंडिया में, तो इंडिया इज द कीवर्ड, इनकम टैक्स जो चार्जेबल होगा वो एवरी पर्सन के ऊपर होगा, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, जो उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर इनकम निकाली जाएगी। अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कौन सी इनकम जो आप प्रीवियस ईयर में कमाएंगे, और एट द रेट ऑफ टैक्स और रेट्स ऑफ टैक्स जो कि एप्लीकेबल होंगे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर साल बजट पास होता है और हर साल हमारे इनकम टैक्स के जो रेट हैं वो चेंज होते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से रेट ऑफ टैक्स या रेट्स ऑफ टैक्स जो कि हमारे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ऊपर एप्लीकेबल है। और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है हमारा 21-22, यानी कि जो भी रेट हमारे 21-22 के लिए एप्लीकेबल हैं उन रेट के आधार पर हमारा टैक्स जो है वो निकाला जाएगा। तो फटाफट हम देखते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ टैक्स है और रेट्स ऑफ टैक्स है वो क्या थे। वो लास्ट क्लास में मैंने कराया था और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे भी, 1-2 लेक्चर और लगेंगे रेट ऑफ टैक्स और रेट्स ऑफ टैक्स के लिए। तो रेट ऑफ टैक्स जहां तक सवाल है वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है स्लैब रेट ऑफ टैक्स और दूसरा होता है आपका फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। एक तो होता है स्लैब रेट ऑफ टैक्स और एक होता है आपका फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स के लिए, स्लैब रेट ऑफ टैक्स के लिए एसएससी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। एक तो पर्सन की डेफिनेशन मैं भूल गया रिवाइज कराने से, तो पहले मैं पर्सन की भी डेफिनेशन रिवाइज करा देता हूं आपको। पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 31। पर्सन इंक्लूड्स, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो प्रीवियस की डेफिनेशन थी वो मीन्स थी, लेकिन पर्सन की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड्स करके है। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स एन एचयूएफ, पर्सन इंक्लूड्स फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, पर्सन इंक्लूड्स एओपीबीवाई, पर्सन इंक्लूड्स लोकल अथॉरिटी और पर्सन इंक्लूड्स एनी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग एनी अबव कैटेगरी। यानी कि जो पहली कैटेगरी में शामिल नहीं भी हैं तो वो भी पर्सन मान लिए जाएंगे। जैसे मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। तो ये सारे जो एंटिटी हैं ये 7th कैटेगरी के अंतर्गत पर्सन मानी जाती हैं। जो सू के 6 कैटेगरी में नहीं आई वो सारी 7th कैटेगरी में आ जाएंगी। एक चीज भी मैंने पिछले क्लास में बताई थी कि जो रेट ऑफ टैक्स हैं वो हर एक पर्सन की कैटेगरी के लिए अलग अलग है। इंडिविजुअल के लिए अलग है, एचयूएफ के लिए अलग है, कंपनी के लिए रेट ऑफ टैक्स अलग है, फर्म के लिए रेट ऑफ टैक्स अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रेट ऑफ टैक्स अलग है। हमारा जहां तक सवाल है कोर्स का, तो वो कोर्स है हमारा इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ही टैक्स रेट सीखेंगे, असेसमेंट सीखेंगे। टैक्स रेट तो मैं बाकी के भी बता दूंगा समय आने पर कि 1-2 नंबर में कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, लेकिन जो मेन कंसर्न रहेगा वो इंडिविजुअल और एचयूएफ का रहेगा। मैंने 3 चीज़ों की बात करी है,
CA इंटरमीडिएट, CS एग्जीक्यूटिव और BCom के लिए जो हमारा सिलेबस है वो CA इंटरमीडिएट है चाहे CS एग्जीक्यूटिव है वो सेम रहने वाला है। कुछ चैप्टर जरूर CS एग्जीक्यूटिव में डिफरेंट होंगे, तो वो अलग से रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन जो कॉमन है तो वो कॉमन जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो चलेगी। जहाँ तक CA इंटरमीडिएट के पैटर्न की बात है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही आता है। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। जहाँ तक CS एग्जीक्यूटिव की बात है तो वहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो जो प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हैं वो दोनों के सेम है, चाहे वो CA इंटरमीडिएट की बात कर लें चाहे वो CS एग्जीक्यूटिव की बात कर लें, केवल पेपर का पैटर्न में चेंज है। तो जो प्रैक्टिस कराई जाएगी खाली जो ऑब्जेक्टिव होंगे क्वेश्चन मैं क्योंकि कराऊंगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस CS को करनी है और CA वालों को दोनों की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्टिव भी आएगा उनका और ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो पेपर के पैटर्न की तो ये बात हो गई, लेकिन जहाँ तक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं अब रेट ऑफ टैक्स की। तो हर एक कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए जो रेट ऑफ टैक्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इंडिविजुअल और HUF की बात कर रहे हैं तो फॉर द पर्पज ऑफ रेट ऑफ टैक्स इंडिविजुअल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। या तो आप वेरी सीनियर सिटीजन होंगे। वेरी सीनियर सिटीजन कौन होता है सर? जो रेजिडेंट होता है और रेजिडेंट के साथ साथ 80 ईयर्स और मोर उसकी आयु होनी चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर रेजिडेंट कौन होता है? ये बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर में सीख लेंगे जब डिटेल में हम करेंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है तो वो पता लग जाएगा आपको। तो अगर रेजिडेंट है 80 ईयर्स और मोर है तो वो वेरी सीनियर सिटीजन में आएगा। अगर 60 ईयर्स और मोर है और रेजिडेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन कहलाया जाएगा। और अदर्स यानी कि जो ये 2 कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं करते हैं, 60 साल से कम के हर एक व्यक्ति चाहे मेल है चाहे फीमेल वो अदर कैटेगरी में आएगा, और 60 साल से ऊपर के वो व्यक्ति अदर कैटेगरी में आएंगे जो रेजिडेंट नहीं है, यानी कि नॉन रेजिडेंट का क्वेश्चन है। तो सर रेट ऑफ टैक्स क्या है? जो स्लैब रेट ऑफ टैक्स है, अगर हम अदर्स की बात कर लें तो शुरू के 2.5 लाख एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। अगले 2.5 लाख पर 5% का टैक्स रेट है, और 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% का टैक्स रेट है, और अबव 10 लाख पर आपका 30% का टैक्स रेट है। इसके अलावा हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो सीनियर सिटीजन में क्या है कि अप टू 3 लाख कोई टैक्स रेट नहीं है। अगर हम बात करें 3 लाख टू 5 लाख तो वहाँ पर जो टैक्स रेट रहेगा आपका वो रहेगा 5%। अगर हम बात करें 5 लाख 1 रुपये से लेकर हम बात करते हैं 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक तो वहाँ 20% टैक्स रेट रहेगा। और अगर हम बात करते हैं 10 लाख से ऊपर तो वहाँ 30% का टैक्स रेट रहने वाला है। ये मैंने सब लिखवा दिया था आपको, फटाफट हम इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं इस समय। इसके अलावा जो वेरी सीनियर सिटीजन है, तो वेरी सीनियर सिटीजन में क्या है, अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा, और अगर हमारी इनकम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है तो 20% टैक्स रेट होगा, जैसा आपकी स्क्रीन पर आवाज आ चुका है। और अगर 10 लाख रुपए से ऊपर होगा आपका 30% टैक्स रेट होगा। तो ये मैंने लिखवा दिया था स्लैब रेट। ये जो 80 ईयर्स और ऊपर है और 60 ईयर्स और ऊपर है ये सिर्फ इंडिविजुअल पे लगता है, लेकिन जो अदर वाले टैक्स रेट हैं वो इंडिविजुअल और HUF दोनों कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने ये क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रेस्क्राइब्ड डेट पढ़ लिया था कि अगर कोई व्यक्ति 80 साल या 60 साल का 1 अप्रैल को भी हो रहा है तो हम उसे ये मान लेंगे कि 31 मार्च को उसने प्रेस्क्राइब्ड जो एज है वो अटेन कर ली है। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अभी हम नहीं कर रहे हैं बात स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की। इसके अलावा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ज़रूर पूछी जाएगी आने वाले पेपर के लिए। एक नया सेक्शन गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमण ने इस बार वो चालाकी से इंट्रोड्यूस किया है, और वो सेक्शन है 115 कैपिटल BAC। उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप हमारे ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स से परेशान हैं, क्योंकि काफ़ी समय से मांग उठ रही थी कि सर ये जो
5% का जो टैक्स रेट है केवल 5 लाख तक इनकम पर है, उसके बाद जस्ट एकदम 20% का टैक्स रेट हो जाता है। तो ये बड़ा हरेसमेंट है ईमानदार टैक्स पेयर के साथ। तो टैक्स रेट इंडिया में कम होने चाहिए, तो बड़ी चालाकी से उन्होंने जो टैक्स रेट हैं वो कम करे हैं। 5% का भी स्लैब रखा है, 10% का भी रखा है, 15 का भी रखा है, 20 का भी रखा है, 25 का भी रखा है और 30 का भी रखा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ कहा है कि आपको कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शन छोड़नी पड़ेंगी। आप दोनों हाथों से लड्डू नहीं ले सकते हैं कि आप चाहें तो टैक्स रेट भी अपने कम करवा लें और एग्जेम्पशन और डिडक्शन का भी फायदा आप लेते रहें। आपको कुछ लड्डू तो छोड़ने ही पड़ेंगे। तो वो लड्डू कौन से हैं वो आपको समय समय पर जैसे जैसे इनकम टैक्स में आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी एग्जेम्पशन कौन कौन से डिडक्शन का ऐसे फायदा उठाता था जिसकी वजह से उसे पुराने टैक्स रेट में जाना पड़ेगा। तो अगर वो छोड़ता है तो हम ये रेट ऑफ टैक्स देने के लिए तैयार हैं। तो हम यहां से भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में पेपर में साफ साफ आएगा कि क्या एसएससी 115 कैपिटल BAC का फायदा उठाना चाहता है, और अगर उठाना चाहता है तो उसके टैक्स निकालिएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि 115 BAC के अकॉर्डिंगली टैक्स निकालना है तो फिर आपको इस तरीके से टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। अगर आपको कहा जाए कि 115 BAC नहीं ले रहा है तो अदर में तो जो मैंने पिछली क्लास में समझाया वो है। तो अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक 5% है। फिर 2.5 लाख के स्लैब हैं, 5 लाख 1 से लेकर 7,50,000 तक, याद करने के लिए 10% है। 7,50,000 से लेकर 10 लाख तक 15% है। 10 लाख 1 से लेकर 12,50,000 तक 20% है और 12,50,000 से लेकर 15 लाख तक 25% है और अबव 15 लाख पर है आपका 30%। तो ये हमारे पास कुछ टैक्स रेट हैं। अब अगर इसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे तो भी टैक्स निकल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टैक्स निकालना मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। अब बात आती है सरचार्ज की। सरचार्ज को भी करने से पहले क्या, चलिए पहले सरचार्ज ही कर लेते हैं। सरचार्ज क्या है? जो नॉर्मल इनकम पर है, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे चार्ट में, तो सरचार्ज जो है मैं सबसे पहले लास्ट की इनकम की बात कर रहा हूं जो एनी अदर इनकम है। स्पेशल इनकम की मैं बात ही नहीं कर रहा, जिनके ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं आपको जो निकालना बता रहा हूं, क्योंकि इनकम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्मल इनकम, तो ये नॉर्मल इनकम क्या होती है अदर देन स्पेशल इनकम। तो हम स्पेशल इनकम की कैटेगरी याद कर लेंगे तो उस कैटेगरी को छोड़कर सारी की सारी इनकम क्या है हमारी नॉर्मल इनकम की कैटेगरी में फॉल करेंगी। तो एनी अदर इनकम पर अगर 50 लाख रुपए तक की हमारी टोटल इनकम है, देखिएगा पहला जो कॉलम बना हुआ है इनकम ऑफ 50 लाख और लेस, अगर 50 लाख तक की इनकम है तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगता। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड सरचार्ज। अगर हमारी 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है लेकिन 1 करोड़ तक की है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो 10% सरचार्ज है। अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 200 करोड़ रुपए तक यानी 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज है हमारे ऊपर। और अगर हमारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा 500 करोड़ तक है तो 25% है। और अगर हमारी इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो 37% का सरचार्ज हम लोगों को देना पड़ता है, एनुअल इनकम अगर हमारी इतनी है तो। अब हम फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमारी इनकम 52 लाख है तो किस तरीके से हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। तो फटाफट क्वेश्चन एक कॉपी कीजिएगा। क्वेश्चन है इनकम जो है, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो एसएससी की है वो है, हम ले लेते हैं 56 लाख, 56 लाख ले लेते हैं। जो टोटल इनकम है वो है 56 लाख। जो आयु है एसएससी की, एज ऑफ एसएससी, एज ऑफ एसएससी जो है, एज ऑफ एसएससी जो है वो है हमारी 58 ईयर्स। ठीक है,
तो यानी कि जो 2.5 लाख तक की एग्जाम्पशन है वही इसके ऊपर एप्लीकेबल होनी है, 2.5 लाख रुपए वाली एग्जाम्पशन। तो कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो सॉल्यूशन पे देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले वो हम हेडिंग बनाएंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले वो हम हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग हो जाएगी हमारी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 2000, ये सही कर लेता हूँ मैं, लिखने में गलती हो गई है, 2021-22 जो पहले 2.5 लाख रुपए हैं, फर्स्ट 2,50,000 ये है हमारा टैक्स रेट नील। जो नेक्स्ट 2,50,000 है यानी कि 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख रुपए तक, तो जो नेक्स्ट 2,50,000 है उन पर जो टैक्स रेट बैठता है हमारा वो बैठता है 5% यानी कि 12,500। जो नेक्स्ट 5 लाख हैं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकम हमारी 56 लाख है, तो जो 5 लाख एक से लेकर 10 लाख रुपए के बीच का इनकम का ब्रैकेट है यानी नेक्स्ट 5 लाख रुपए हैं, उन पर जो टैक्स रेट बैठता है हमारा वो बैठता है 20% यानी कि 1 लाख रुपए। अब हम 10 लाख रुपए तक की इनकम पर तो आ गए। अब क्योंकि हमारी जो इनकम है 56 लाख है, तो 10 लाख रुपए के ऊपर की जो भी पूरी इनकम होगी यानी कि बैलेंस जो इनकम है हमारी 56 लाख में 10 लाख कम कर दीजिए, तो 46 लाख की इनकम जो बैलेंस इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा जी 30%। तो फटाफट कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। 46 लाख के ऊपर जो टैक्स रेट लगा वो लगा 30%। तो कितना आया ये बताइए मुझे, कितना आया जल्दी से बताइए। तो ये आया 13,80,000। तो 13,80,000 प्लस 1,14,80,000 प्लस 12,500, तो 14,80,000 यानी कि 14,92,500 ये टोटल हमारा टैक्स बैठा है। अभी तक हम यहीं पे छोड़ दिया करते थे इस क्वेश्चन को, अब हम आगे भी ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि आज हमने सरचार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और सरचार्ज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एसएससी की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ना केवल उसे टैक्स देना पड़ेगा बल्कि टैक्स के ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा, सरचार्ज भी देना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा है, मैं दोबारा आपके सामने दिखा देता हूं कि 50 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी सरचार्ज नहीं है, लेकिन 50 लाख रुपए से लेकर अगर 1 करोड़ तक की इनकम है तो हमें एक सरचार्ज देना पड़ता है और वो है 10% के रेट से। तो मैं पेज को टर्न अप कर रहा हूं, फटाफट आप देख लीजिए कि 14,92,500। तो ये आया टैक्स बिफोर सरचार्ज 14,92,500। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ऐड, क्योंकि 50 लाख रुपए से ऊपर का केस है तो हमारा 10% सरचार्ज भी लगेगा, और वो लगेगा 14,92,500 पर। तो ये बैठेगा 1,49,250 यानी कि 1,49,250, ये बैठेगा 1,49,250। तो 14,92,500 प्लस 1,49,250, तो ये टोटल आया 16,41,750। 16,41,750
50, ये आया 10% सरचार्ज के बाद। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कुछ बच्चों के कि सर सरचार्ज जो लगना है 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे जो टैक्स बैठेगा केवल उस इनकम पर लगना है या टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स बैठेगा उस इनकम के ऊपर लगना है। तो मैंने आपको बता दिया, अभी कैलकुलेट भी करा कि अगर हमारी इनकम 50 लाख रुपए से स्लाइटली भी इंक्रीज हुई, जरा सी भी इंक्रीज हुई, 1 रुपया भी इंक्रीज हुआ, तो सरचार्ज केवल उस इनकम पर नहीं लगना जो केवल 50 लाख रुपए से ऊपर है, बल्कि शुरुआत से जो टैक्स आ रहा है, जैसे जो टैक्स आया है 14,92,500, ये पूरा 56 लाख रुपए की इनकम पर आया है, तो पूरे टैक्स के ऊपर 10% टैक्स लगेगा, जिसे हम सरचार्ज कहेंगे। ऐसा नहीं है कि 50 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स अलग कैलकुलेट कर लिया, वो 6 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स अलग कैलकुलेट करा, और जो 6 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स आया केवल उसके ऊपर 10% लगना है। जो सरचार्ज लगेगा वो पूरी की पूरी इनकम पर, होल इनकम के ऊपर जो टैक्स बैठेगा उसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। तो ये आपका टोटल टैक्स पेबल आ गया, ये आ गया आपका टोटल टैक्स पेबल। टोटल टैक्स पेबल, ये आ गया आपका टोटल टैक्स पेबल 16,41,750। फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, 16,41,750। कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर पुराना भी इवन में कॉपी नहीं करा, तो देखिए पुराना भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो टोटल इनकम है 56 लाख, एज एसएससी की 58 ईयर। अगर एज ऊपर नीचे होती तो उस हिसाब से हमारे जो स्लैब है वो बदल जाते, लेकिन जो तरीका है हमारा इनकम को कैलकुलेट करने का, टैक्स को कैलकुलेट करने का, वो नहीं बदलेगा, केवल स्लैब बदलेंगे तो टोटल टैक्स में फर्क आ जाएगा, लेकिन जो मेथड है वो चेंज नहीं होगा। तो 58 ईयर है, यानी कि जो शुरू के 2.5 लाख हैं वो नील है। अगले जो 2.5 लाख हैं, 2.5 लाख कैसे, 2,50,000 एक से लेकर जो 5 लाख रुपए तक की इनकम है उस पर 5% टैक्स रेट है। इसके अलावा 5 लाख एक से लेकर जो 10 लाख रुपए तक की इनकम है उसके ऊपर 20% टैक्स रेट है। और अबव 10 लाख यानी कि 56 लाख में से 10 लाख चले गए तो 40 लाख रुपए बैठे तो उसके ऊपर 30% टैक्स रेट है। तो इसे कैलकुलेट करा हमने तो आ गया हमारा 14,92,500, 14,92,500 ये हमारा आ गया है टैक्स बिफोर सरचार्ज 14,92,500। क्योंकि 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है हमारी, तो उस केस में आपको 10% सरचार्ज भी देना पड़ेगा, और 10% सरचार्ज आया 1,49,250, और टोटल जो जुड़ा इट कम्स टू 16,41,750। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। और जो सरचार्ज की स्लैब है, अगर 50 लाख से ज़्यादा है और हमारा 1 करोड़ तक है तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज, नॉर्मल इनकम की बात मैं कर रहा हूँ, और 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है तो 25% सरचार्ज। उसके बाद अगर 5 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम बैठती है तो 37% सरचार्ज है हमारा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले मैं एक आपको मैजिक दिखलाता हूं कि हो क्या रहा है इनकम टैक्स में, उससे समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या चीज़ हो रही है। एक मैं आपसे टैक्स निकलवाऊंगा 50 लाख रुपए पर, एक मैं निकलवाऊंगा 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर, क्योंकि 50 लाख रुपए तक कोई सरचार्ज नहीं, हमने कल भी निकाला है, लेकिन फिर एक बार आज निकाल के देख लेते हैं। तो अगर एक ऐसी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि हमें टैक्स निकालना है ऑन 50 लाख, ठीक है, एक तो ये, और एक टैक्स निकालना है हमें टैक्स ऑन 52,10,000। एसएससी एक एसएससी की इनकम है जी 50 लाख, और एक एसएससी की जो इनकम है वो है 52,10,000। या इसे चलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं एक बार के लिए, जो मुझे समझाना है देख लेते हैं। एक इनकम हमारी 51,10,000, 52 लाख की जगह 51,10,000 हमारी इनकम है। तो जिस एसएससी की, ये है राम और ये है श्याम,
दो एसएससी हैं और एज 60 ईयर से कम ही है, बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, ये मान के चलना है। तो हम इसे क्या करते हैं, दो पार्टों में कैलकुलेट करते हैं टैक्स को। एक पार्ट में करते हैं राम का और एक पार्ट में करते हैं जी श्याम का। तो जो फर्स्ट 2.5 लाख रुपए हैं, ये तो दोनों में नील लगेगा, क्लियर। यहां पर भी जो फर्स्ट 2,50,000 है ये नीले आएगा। जो नेक्स्ट 2,50,000 है ये एट द रेट ऑफ 5% आएगा, यानी कि 12,500। जो नेक्स्ट 2,50,000 है यहाँ पे भी एट द रेट ऑफ 5% आएगा, यानी कि 12,500, क्लियर। जो नेक्स्ट 5 लाख हैं, वो आएगा एट द रेट ऑफ 20%, यानी कि 1 लाख रुपए। जो नेक्स्ट 5 लाख हैं वो आएगा एट द रेट ऑफ 20%, 1 लाख रुपए। जो बैलेंस हैं, यानी कि 10 लाख रुपए यहाँ पे भी खत्म हो गया, 10 लाख रुपए यहाँ पे भी खत्म हो गया। जो बैलेंस है, अगर 50 लाख रुपए की इनकम है राम की, तो बैलेंस बैठेंगे 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए बैठेंगे एट द रेट ऑफ 30%। तो 40 लाख रुपए को 13%, यानी कि बैठेगा आपका 12 लाख बैठेगा। ये टोटल निकाल लेंगे। जो बैलेंस बैठेंगे यहाँ पर बैठेगा हमारी, क्योंकि इनकम थी 51,10,000 रुपये, तो 51,10,000 रुपये में से अगर हम लेस करते हैं 10 लाख रुपए को, तो 41,10,000 रुपये बैठेगा और एट द रेट ऑफ बैठेगा 30%। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 41,10,000 को, 41,10,000 को कैलकुलेट कर लेते हैं 30%, तो बैठेगा 12,33,000 रुपये, 12,33,000 रुपये। तो टोटल मारते हैं इसे, 12,33,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो ये बैठेगा आपका 13,45,500, 13,45,500, और ये बैठेगा 13,12,500, 13,12,500। ये तो जो राम का टैक्स है ये तो कंप्लीट है, क्योंकि कोई सरचार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल लगेगा होगा नहीं, अप टू 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि श्याम की इनकम स्लाइटली इंक्रीज है 50 लाख से, 1,10,000 फालतू है, तो इसके साथ ये गड़बड़ हो गई। तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुम्हारी इनकम क्योंकि ज़्यादा है तो इसके ऊपर 10% सरचार्ज और दो, तो 10% सरचार्ज होते ही 13,45,50, यानी कि 1,34,550 और टैक्स बैठ गया। तो इसे जोड़ लेते हैं, 13,45,500, 13,45,500 प्लस 134,550, ये बैठेगा 14,80,050, 14,80,050। देखिए इसका जो टैक्स बैठ रहा है राम का वो बैठ रहा है 13,12,500 और श्याम का जो टैक्स बैठ रहा है वो 14,80,050 बैठ रहा है। एक बात देख लेते हैं, डिफरेंस इन टैक्स राम और श्याम में कितना डिफरेंस बैठ रहा है। 14,80,050 माइनस 13,12,500, 13,12,500, तो 13,12,500, तो ये बैठेगा टैक्स में डिफरेंस 167,550, यानी कि श्याम को राम के मुकाबले
1,67,550 ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब एक चीज और देख लेते हैं कि क्या दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस है। इनकम में कितना डिफरेंस है, देखिए श्याम की थी 51,10,000, 51,10,000 श्याम की इनकम थी, माइनस 50 लाख राम की इनकम थी, यानी कि 1,10,000 रुपए की इनकम ज्यादा थी श्याम की। देखिए 1,10,000 रुपए ज्यादा इनकम की वजह से 1,10,000 रुपए ज्यादा इनकम की वजह से जो टैक्स ज्यादा चुकाना पड़ा श्याम को वो 1,67,550 का ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ा। क्या ये जायज है, क्या ये फेयर है, इज इट फेयर ट्रीटमेंट कि अगर एक व्यक्ति 1,10,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है दूसरे के मुकाबले तो इनकम से भी ज्यादा उसका टैक्स बैठ जाए। इतनी तो इनकम भी ज्यादा नहीं हुई जितना उसका टैक्स ज्यादा बैठ गया, यानी कि जो इनकम ज्यादा थी 1,10,000 वो तो सारी सारी टैक्स में घुसी गई, बल्कि उसके अलावा भी उसे अपनी जेब से टैक्स देना पड़ेगा, तो ये जायज नहीं है। तो इसी अनफेयर ट्रीटमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लाई है, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मार्जिनल रिलीफ। मैंने पहले थ्योरी नहीं पढ़ाई, पहले उसका लॉजिक पढ़ाया आपको कि लॉजिक क्या है। कुछ लोगों के साथ जिन व्यक्तियों की इनकम स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट से। सर ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये आप एक नया वर्ड लेके आए हैं। देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा है, या थ्रेशोल्ड लिमिट उसे कहते हैं जिस लेवल के बाद कुछ नियम चेंज हो रहे हो, किसी भी तरह के नियम चेंज हो रहे हैं, वो लिमिट अपने आप में एक थ्रेशोल्ड लिमिट बोली जाती है। जैसे 50 लाख रुपए तक की इनकम पर एक नियम है, 50 लाख रुपए के बाद सरचार्ज बदल रहा है, तो ये 50 लाख एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। फिर 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम के लिए एक रूल है, 1 करोड़ के बाद फिर सरचार्ज का रेट बदल रहा है, तो 1 करोड़ अपने आप में एक थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई, इसी से 2 करोड़, इसी तरह 5 करोड़। सरचार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4-5 लिमिट जो मैंने बताई थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसके अलावा कोई और भी अगर नियम बदल रहा है इनकम टैक्स में तो वो लिमिट भी उस पर्पज के लिए अपने आप में क्या हो जाएंगी, थ्रेशोल्ड लिमिट बोली जाती हैं। तो मैंने आपको लॉजिक बताया कि जिन व्यक्तियों की इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट से जरा सी भी इंक्रीज हो जाए तो उन्हें कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट सहना पड़ रहा है डिपार्टमेंट का, लॉ मेकर्स का। तो लॉ मेकर्स ने उस अनफेयर ट्रीटमेंट को दूर करने के लिए बोला है कि उन लोगों के केस में जिन लोगों को ये अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो इंक्रीज इन टैक्स, यानी कि जैसे हमारा जो इंक्रीज आ रहा है टैक्स का वो आ रहा है 1,67,550 कैन नॉट एक्सीड इंक्रीज इन इनकम, यानी कि किसी भी केस में टैक्स में इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर है तो जो इनके बीच का डिफरेंस है, इनके जो बीच का डिफरेंस है उसी को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रिलीफ कहेंगे। यानी कि इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है उसे मार्जिनल रिलीफ के रूप में इनकम जो टैक्स पेयर है उसे प्रोवाइड कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा वो मैं बताता हूं आपको। तो मार्जिनल रिलीफ टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज on total income exceeding 50 lakh shall not exceed the total amount payable as income tax on a total income of 50 lakh। यानी कि जो 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स बैठ रहा है और सरचार्ज बैठ रहा है वो किसी भी हालात में ज्यादा नहीं हो सकता जो इनकम टैक्स 50 लाख रुपए पर बैठेगा बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड 50 लाख, यानी कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता जितनी इनकम आपकी 50 लाख रुपए से इंक्रीज हुई है। यानी कि मैक्सिमम एक्स्ट्रा टैक्स उतना ही बैठेगा जितनी इनकम आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर
हुई है। इसी तरह से वो 1 करोड़ पर आ जाएगा, इसी तरह 2 करोड़ पर आ जाएगा, तो एंड सो ऑन। ठीक है ना। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो 50 लाख के ऊपर या 1 करोड़ के ऊपर सर्च मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो एक बात देख लेते हैं कि मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलेगा इसमें। तो अगर हम श्याम का टैक्स रेट निकालेंगे तो निकलेगा ही इतना ही 14,80,050, लेकिन इसमें से मार्जिनल रिलीफ लेस करना पड़ेगा, और लेस करने के लिए क्या है, ये मार्जिनल रिलीफ की बेसिकली कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी कि जब भी 50 लाख रुपए से स्लाइटली इंक्रीज होगा आपका, तो उस केस में आप पहले टोटल इनकम पर टैक्स निकालिए, जैसे निकाल लिया आपने 14,80,050, और एक निकालिए एग्जैक्टली 50 लाख पे इनकम, उसका डिफरेंस निकालिए, और फिर डिफरेंस इन इनकम निकालिए। तो मार्जिनल रिलीफ जो होता है वो होता है डिफरेंस इन इनकम, माइनस डिफरेंस इन टैक्स, सॉरी, डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। तो डिफरेंस इन टैक्स है 1,06,7,550, और डिफरेंस इन टैक्स है 1,67,550, और डिफरेंस इन इनकम है 1,10,000। तो 1,67,550 माइनस 1,10,000, तो ये आ गया हमारा 57,550। 57,550 जो आ गया है वो आ गया है मार्जिनल रिलीफ। अब जब हम इसमें मार्जिनल रिलीफ घटाएंगे, ये हमें पता लग गया 50 लाख रुपए ज़्यादा की इनकम है और स्लाइटली ज़्यादा है। देखिए अगर आपकी 52 लाख 53 लाख इनकम होती तो जब आप डिफरेंस निकालते, जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंस इन टैक्स और डिफरेंस इन इनकम का डिफरेंस ज़्यादा बैठता, टैक्स का डिफरेंस उतना नहीं बैठता। जब भी टैक्स का डिफरेंस इनकम के डिफरेंस से ज़्यादा बैठेगा तो ही मार्जिनल रिलीफ होगा। यानी कि जो फॉर्मूला है डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ही मार्जिनल रिलीफ देना है, जब भी ये निगेटिव चला जाएगा तो उस क्वेश्चन मार्जिनल रिलीफ नहीं देना है। तो मैं बात कर रहा था मार्जिनल रिलीफ देना है तो 14,80,050 माइनस मार्जिनल रिलीफ जो भी हमने कैलकुलेट करा है वो करा है 57,550। 57,550 इसे लेस करने के बाद 14 लाख 80,050 माइनस 57,550, यह आ गया 14,22,500। 14,22,500 ये आ गया। तो 14,22,500 ये हमारा टैक्स पेबल है। इसमें 4% HEC और ऐड होगा तो टोटल टैक्स पेबल ये आ जाएगा। जो ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था तो सबसे पहले जब मैंने करा था 56 लाख पर, तो इसमें भी आपको जो टोटल टैक्स पेबल है इसमें ऐड करना है अभी 4% HEC, क्योंकि उसमें सरचार्ज समझा रहा था तो मुझे 4% का ध्यान नहीं रहा। तो 16,41,750 का 4% ये आ जाएगा 65,670। तो इसे टोटल मार के 16,41,750 ये आएगा आपका कंप्लीट 17,07,420 ये आएगा आपका टोटल टैक्स पेबल। टोटल टैक्स पेबल आपका ये आना है 17,07,420, जो भी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो ये क्वेश्चन है इसमें अभी आपको ऐड 4% HEC और ऐड करना है। अगर आपसे केवल पेपर में क्वेश्चन आए कि टैक्स निकालिए 51,10,000 पर, तो शुरुआत में ये वाला पार्ट नहीं करना है आपको, ये वर्किंग नोट में आएगा, आप ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट के साथ क्योंकि मार्जिनल रिलीफ निकालना है तो आपको पहले ये वाला हिस्सा भी वर्किंग नोट में शामिल करना पड़ेगा कि एक बार ये निकाल के देख लें एग्जैक्टली 50 लाख रुपए के ऊपर टैक्स क्या बैठ रहा है। तो जब आप देखेंगे 50 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बैठ रहा है तो फिर ये कैलकुलेशन आएगी आपकी डिफरेंस इन टैक्स डिफरेंस इन इनकम, और मार्जिनल रिलीफ होता है डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम।
इफ इट कम्स पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आता है तो वो जो अमाउंट है, जो डिफरेंस आई है, वो मार्जिनल रिलीफ के रूप में दे दी जाती है। मार्जिनल रिलीफ यहाँ से घटेगा और फिर उसमें लास्ट में ऐड होगा 4% HEC, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसमें इंक्रीज किया जाएगा। तो आज ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है आपको एक सरचार्ज का, और सरचार्ज के साथ मार्जिनल रिलीफ का भी। इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, उनके थ्रू आप कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में एक दो कॉन्सेप्ट के साथ और आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में मैं धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि टच में भी नहीं है आप काफ़ी समय से पढ़ाई के, तो इस वजह से धीरे धीरे करके ही आप आगे बढ़ें। तो उसके बाद हम स्पीड पकड़ेंगे बाद में। तो आज यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।